जब रघुनाथ तो इस बात की चिंता हमारे साथ जब रघुनाथ तो इस बात की चिंता शरण में रख दिया जब मात तो इस बात की चिंता शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता हेलो 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 वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून जी। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? किया करते हो तुम दिन रात क्यों इस बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात क्यों, दिन रात की चिंता मेरे स्वामी को रहती है, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। सर जी आपने नोट्स नहीं दिए, नोट्स मैं शाम को डाल दूंगा। आज शाम तक नोट्स आपके उसी गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएंगे। रहे हर आज शाम तक नोट्स आपके गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड हो जाएंगे। और सारे बच्चे फटाफट से लाइक करो जी। ना तुम लाइक करते हो ना तुम कमेंट करते हो, इतने नालायक बच्चे हो गए हो तुम बिल्कुल ही। सारे बच्चे फटाफट से लाइक करो जी। रहे हर सांस में रघुनाथ के प्रिय नाम की। भैया जो केस नंबर 5 है ना, उसमें आपका AR जो कम आ रहा है, AR के कम आने का रीजन जो है वो आपका अनरियलाइज रेंट नहीं है, वो वैकेंसी है। अब अगर AR के कम आने का रीजन वैकेंसी है तो GAV AR बनेगा। अब अगर कम आने का रीजन वैकेंसी नहीं है तो फिर GAV आपका ER बनेगा जी। सर PGBP करवा दो ना, PGBP करवा देंगे। क्षण को अभयवर दे किया लंग। सर GAV इज इक्वल टू RER। पहले तो ये RER का मतलब बताओ यार क्या होता है, इतनी शॉर्ट फॉर्म यूज मत किया करो सर। बट उसमें अनलाइज रेंट है। हाँ तो अगर अनलाइज रेंट है, अगर आपका AR कम आ रहा है और ड्यू टू अनरियलाइज रेंट आ रहा है तो वो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, फिर हमारा ER ही GAV बनेगा।
क्योंकि अगर AR के कम आने का रीजन अनरियलाइज रेंट है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। मान तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर चलो जी, आ जाओ फटाफट से आओ जी, आ जाओ फटाफट से आओ जी। किस बात की चिंता हमारे साथ जब रघुनाथ, तो तुम्हें किस बात की चिंता, हमारे साथ जग रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। चलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। जब भी कोई मेरी क्लास देखेगा उसके अकॉर्डिंग सभी अपना अपना गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ले लें। मैं उम्मीद करूंगा सभी आप बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं, चुस्त हैं और आप टेंशन से भरे हुए हैं कि हाय हमारा सिलेबस कब खत्म होगा, हाय हमारी रिवीजन कब खत्म होगी, हाय हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, हाय हमसे ये कैसे होगा, हाय हमसे वो कैसे होगा। तो उस हाय हाय को छोड़ के जो चल रहा है उस पे ध्यान लगाओ, उसको अच्छे तरीके से कर लो, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लें। ठीक है, तो हाय हाय को छोड़ के, फ्यूचर की चिंता छोड़ के जो प्रेजेंट में चल रहा है ना, अगर तुम उसको ही सही ढंग से पढ़ लोगे तो फ्यूचर तुम्हारा ऑब्वियस सी बात है बढ़िया होगा। प्रॉब्लम क्या है, तुमने फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट खराब कर रखा है कि फ्यूचर की सोच के कि हाय ये कैसे होगा, तो प्रेजेंट में नहीं तुम कर पा रहे। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ जी। अब आज हमें 2 चैप्टर की रिवीजन करनी है, पता है आज हमें 2 चैप्टर की रिवीजन करनी है। और वो 2 चैप्टर कौन कौन से हमें रिवाइज करने हैं तो मैं तुम्हें बता देता हूं जी। अब 2 चैप्टर जो हमें रिवाइज करने हैं, एक तो हमें रिवाइज करने हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, और एक हमें जो रिवाइज करना है वो हमें रिवाइज करना है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो ये 2 चैप्टर आज हमें रिवाइज करने हैं। इसके नोट्स मैंने अभी अपलोड नहीं किए उस लिंक के अंदर, तो शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा, आप शाम को इसको डाउनलोड करके इसको देख सकते हो जी। ठीक है जी, तो आज हम चैप्टर करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम और आज हम चैप्टर करेंगे आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। इन दोनों चैप्टर को आज हम रिवाइज करेंगे जी। ठीक है, इन दोनों चैप्टर को आज हम रिवाइज करेंगे। तो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ जी, इन दोनों चैप्टर को रिवाइज करते हैं। टाइम हमारे पास बहुत कम है, सिलेबस बहुत सारा है, करना हमें बहुत कुछ है, बट करना बढ़िया तरीके से है ताकि तुम्हारे दिमाग में एक गिला शिकवा ना रहे कि गाबा सर ने बढ़िया तरीके से रिवाइज नहीं करवाया। ठीक है जी, और जो बच्चे बार बार नोट्स की बात कर रहे हैं, एक बार शाम को मैं दोबारा से वो लिंक सभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और उस लिंक को सेव कर लेना। उसी लिंक में आपके सारे पीडीएफ आएंगे, जितने भी पीडीएफ होंगे, चाहे वो कंप्लीट बुक है, चाहे वो क्वेश्चन बैंक है, चाहे वो क्लास नोट्स है, चाहे वो चार्ट बुक है, वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे जी। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 22 तारीख को मैं जीएसटी का क्वेश्चन बैंक लॉन्च करूंगा। 19 तारीख आज हो चुकी है, 2 दिन की बात हो रहा है। 22 तारीख को जीएसटी का क्वेश्चन बैंक में आप सभी को उसका पीडीएफ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा, आप उसमें से जीएसटी के भी क्वेश्चन कर सकते हैं जी। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब सबसे पहला चैप्टर जो हम यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं वो क्लबिंग ऑफ इनकम का रिवाइज करने जा रहे हैं। अब क्लबिंग ऑफ इनकम एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे बच्चे इसको ना आजकल इग्नोर करके जा रहे हैं। और अगर मैं पास्ट ईयर ट्रेंड चेक करता हूं, ये आपने भी देखा होगा कि क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर बनता जा रहा है। मतलब क्लबिंग ऑफ इनकम में से ना वो कोई ना कोई प्रोविजन टच कर लेता है हर बार एग्जाम में। तो इस चैप्टर को तुम लाइटली मत लेना, क्योंकि ये चैप्टर एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर बना हुआ है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम में से वो कुछ ना कुछ पॉइंट पूछ लेता है। सेम सेट ऑफ वाला चैप्टर है। सेट ऑफ वाला चैप्टर भी काफी सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, बट जब वो टोटल इनकम वाला क्वेश्चन डालता है या वो मिक्स क्वेश्चन डालता है, उसमें वो सेट ऑफ वाला पॉइंट भी टच कर लेता है। तो सेट ऑफ वाला चैप्टर भी एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर है। तो ये दोनों चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बस ये पर ध्यान दो जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अगर मैं क्लबिंग ऑफ इनकम की बात करता हूं, अब क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर ना, क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर जो है वो सेक्शन नंबर 60 से लेके सेक्शन नंबर 65 तक जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे क्लबिंग ऑफ इनकम के हैं। पहली बात तो ये समझो कि सेक्शन नंबर 60 से लेके सेक्शन नंबर 61 तक जितने भी सेक्शन नंबर 60 से लेके सेक्शन नंबर 65 तक जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे क्लबिंग ऑफ इनकम के हैं।
अब सबसे पहला जो सेक्शन हम रिवाइज करने जा रहे हैं, एक तो सेक्शन 60 रिवाइज करने जा रहे हैं, एक सेक्शन 61 रिवाइज करवाने जा रहा हूं, एक सेक्शन 62 रिवाइज करवाने जा रहा हूं और एक सेक्शन 63 रिवाइज करवाने जा रहा हूं। ये चारों सेक्शन इस डायग्राम के थ्रू हम यहां पे रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा सा बेस क्लियर कर दूं। याद करो, आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर कहा था कि क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर क्यों लेकर आई गवर्नमेंट। तो क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर गवर्नमेंट इसलिए लेकर आई थी कि लोग क्या करते थे, लोग अपनी इनकम को डाइवर्ट करने की कोशिश करते थे। अब लोग अपनी इनकम को डाइवर्ट करने की कोशिश करते थे तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस डाइवर्जन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर बना दिया। क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर में गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है, क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर में गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि अगर आपने अपनी इनकम डाइवर्ट करने की कोशिश की है तो वो इनकम दोबारा से आपकी इनकम में एड बैक हो जाएगी, उस पे आप ही टैक्स पे करोगे, सामने वाला पर्सन टैक्स पे नहीं करेगा। ये मेनली क्लबिंग ऑफ इनकम का क्रक्स है। अब क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर कहां कहां लगेगा वो बात एक अलग है, बट क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि वो इनकम दोबारा से मेरी इनकम में जुड़ जाएगी, उस इनकम पर मुझे ही टैक्स पे करना पड़ेगा, सामने वाला पर्सन जो होगा वो टैक्स पे नहीं करेगा। ये क्लबिंग ऑफ इनकम का क्रक्स यहां पे निकल के आता है। अब सबसे पहला सेक्शन यहां पे सेक्शन 60, 61, 62, 63, ये चारों सेक्शन क्या कहते हैं वो समझो। अब ये चारों सेक्शन कहते हैं कि अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को, तो पहली बात तो ये समझ लो, ये चारों सेक्शन हर पर्सन पे एप्लीकेबल होते हैं। वाइफ, सन्स वाइफ, माइनर, मेजर, दोस्त, कजन, भाई, बहन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, निब्बा निब्बी कह रहा हूं, सोनू, मोनू, तोतला, अनतोतला, ये सब पे एप्लीकेबल होते हैं। तो यहां पे एनी पर्सन टू एनी पर्सन की बात है, क्योंकि ये चारों के चारों सेक्शन जो है ना वो जनरल सेक्शन है, वो स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है। जब हम सेक्शन 64 की रिवीजन करते हैं ना तो 64 जो है वो स्पेसिफिक सेक्शन है। 64 स्पाउस वाले केस में, 64 सन्स वाइफ वाले केस में, 64 माइनर बच्चे वाले केस में वो जनरल सेक्शन नहीं है, वो स्पेसिफिक है। बट ये चारों सेक्शन जो है जनरल सेक्शन है। अब ये चारों सेक्शन क्या कहते हैं जी, ये चारों सेक्शन ये बात कहते हैं कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करेगा, क्या ट्रांसफर करेगा, अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को इनकम ट्रांसफर की है विदाउट द ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट, मतलब मैंने उसको ना एसेट ट्रांसफर नहीं की, मैंने उसको एसेट ट्रांसफर नहीं की, एसेट से आने वाली इनकम ट्रांसफर कर दी। अब चाहे वो इनकम ट्रांसफर रिवोकेबल है, चाहे वो इनकम ट्रांसफर इररिवोकेबल है, ये मैटर नहीं करता, इनकम ट्रांसफर की इनकम में जुड़ जाएगी, ट्रांसफरिंग इनकम में नहीं जुड़ेगी। सिंपल सी बात है ये। मतलब क्या है, मैंने तुम्हें घर से आने वाला रेंट ट्रांसफर कर दिया, घर मेरे पास है तो इनकम मुझ में जुड़ जाएगी, सेक्शन 60 इतना सा। मैंने क्या किया, डिवेंचर से आने वाला इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया तो वो इंटरेस्ट मुझ में जुड़ जाएगा, सिंपल सी बात है ये। मैंने एफडी से आने वाला इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया तो वो इंटरेस्ट वापसी मुझ में जुड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि अगर आपने एसेट को ट्रांसफर किए बिना इनकम ट्रांसफर की है, चाहे वो ट्रांसफर रिवोकेबल हो इररिवोकेबल हो, ये मैटर नहीं करता, इनकम तुम्हारी इनकम में जुड़ जाएगी। ये बात यहां पे लिखी हुई है। उसके बाद एक बच्चा कहता है सर अगर आपने इनकम ट्रांसफर नहीं की, आपने एसेट ट्रांसफर किया, उस केस में क्या होगा। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने इनकम की बजाय एसेट ट्रांसफर की है तो एसेट ट्रांसफर जो होती है वो दो तरह से होती है, या तो वो ट्रांसफर रिवोकेबल है या वो इररिवोकेबल है। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने एसेट का ट्रांसफर किया रिवोकेबल ट्रांसफर, रिवोकेबल का मतलब क्या है कि मैं तुम्हें एसेट दे रहा हूं, हेलो भाई साहब ओए सुनो, मैं तुम्हें एसेट दे रहा हूं बट इस एसेट पर मेरा वापस लेने का अधिकार है। ये क्या मतलब हुआ, मैं तुझे गिफ्ट दे रहा हूं। जैसे अभी अभी एक बच्चा मेरे पास मिलने के लिए आया, कहता काबा सर मैं ना पास हो गया था तो मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूं, पता है 3 चॉकलेट लेकर आया सिल्क की, 190 रुपए वाली, 570 रुपए की 3 चॉकलेट, और तुम देख लो ना लाइक ना कमेंट, बैठे हो आज मैया का जगराता, गाबा सर आएंगे, आ गया गाबा बेला बेला, गाबा सर बेला बेला है। ये नहीं कोई लाइक हो कमेंट हो, वो तो 3 चॉकलेट लेकर आया, 3 चॉकलेट सिल्क की 190 वाली, 570 की उसने मेरे को 3 चॉकलेट दी। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, अब वो चॉकलेट देकर जैसे उठने लगा कह रहा लाओ गाबे चॉकलेट वापिस ला, ये कोई मतलब हुआ नहीं, ये कोई मतलब हुआ, मतलब इन एसेट देकर एसेट वापिस लेने का अधिकार। तो ये एसेट ट्रांसफर कहां से हुआ, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसा नहीं होता,
गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसा नहीं होता, अगर आपने एसेट ट्रांसफर की है और आपके पास वापिस लेने का अधिकार है तो वो बेकार की ट्रांसफर है। तो अगर आपने ऐसा ट्रांसफर किया उसको बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो आने वाली इनकम ट्रांसफर की इनकम में जुड़ेगी, ट्रांसफर की इनकम में नहीं जुड़ेगी। तो वही बात यहां पे लिखी है, अगर आपने ट्रांसफर किया रिवोकेबल तो ट्रांसफर की इनकम में जुड़ेगी। बट कई बार क्या होता है, कई बार ट्रांसफर हम करते हैं इररिवोकेबल करते हैं। इररिवोकेबल का मतलब क्या है, याद करो जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे ना, उनको मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था रतन टाटा और शांतनु का। याद है शांतनु, जब रतन टाटा जी की डेथ हुई तो एक शांतनु करके एक लड़का था जो बहुत फेमस हुआ। तो वो रतन टाटा जी की टेक केयर करता था, उनका पूरा ध्यान रखता था। अब रतन टाटा जी को ना ये डर था कि मेरे मरने के बाद ना मेरे कंपनी वाले इसको बाहर निकाल देंगे या मेरे घर वाले इसको बाहर निकाल देंगे, तो ये ना बड़ा परेशान होगा मेरे मरने के बाद। तो रतन टाटा के मन में एक दया भाव उत्पन्न हुआ और रतन टाटा ने कहा शांतनु मैं तुझे एसेट दे रहा हूं, जब तक, ध्यान सुनना, हेलो इधर, जब तक तेरी लाइफ है ये एसेट तुझसे कोई वापिस नहीं ले सकता और ना ही इस एसेट पे आने वाली इनकम पर किसी का राइट होगा तेरे अलावा। जा, मैं तुझे पूरी लाइफ के लिए सिक्योर कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ये तो जेन्युइन ट्रांसफर है, ये तो जेन्युइन ट्रांसफर है, क्योंकि आपने एसेट दे दी, पूरी लाइफ के लिए दे दी, आपने इनकम भी उसको दे दी। तो फिर तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा ट्रांसफर एसेट का है तो वो क्लबिंग शांतनु की इनकम में जुड़ेगी, रतन टाटा की इनकम में नहीं जुड़ेगी। बट हां, जब शांतनु की डेथ हो जाएगी तो फिर रतन टाटा की इनकम में जुड़ेगी। अगर रतन टाटा शांतनु से पहले चले गए तो फिर रतन टाटा के जो लीगल हेयर होंगे फिर क्लबिंग उसके अंदर होगी, बट वो डेथ के बाद क्लबिंग होगी, बस ये पर ध्यान दो। तो ये सारी बातें यहां पे निकल के आती हैं। अब मुद्दा क्या निकल के आ रहा है, सर रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? तो भाई रिवोकेबल का मतलब होता है ऐसा ट्रांसफर जिसमें आपके पास या तो एसेट वापस लेने का राइट हो या उस एसेट से आने वाली इनकम वापस लेने का राइट हो। अगर ऐसा है तो वो रिवोकेबल है। अगर आपके पास पूरी लाइफ टाइम ना तो एसेट वापस लेने का राइट है और ना ही उस एसेट पे आने वाली इनकम पर तुम्हारा राइट है, तो फिर वो इरिवोकेबल ट्रांसफर है। इरिवोकेबल का मतलब क्या है कि पूरी लाइफ टाइम के लिए आपने एसेट भी उसको दे दी, पूरी लाइफ टाइम के लिए आपने इनकम भी उसको दे दी, फिर वो बन गया इरिवोकेबल ट्रांसफर। उस केस में गवर्नमेंट कहती है फिर यहां पे क्लबिंग नहीं होगी, क्लबिंग जो होगी वो डेथ के बाद होगी। बस ये पर ध्यान दो, ये सारी बातें आपकी यहां पे निकल के आती हैं। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये चार सेक्शन समझ लिए, 60, 61, 62, 63। कहा सर ये चार सेक्शन कैसे हो गए? 60 में क्या था? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, सारी इनकम क्लब कर दो, ये 60 है। 61 में रिवोकेबल ट्रांसफर अगर है एसेट का तो आने वाली इनकम क्लब कर दो, 61 है। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? इसकी डेफिनेशन 63 में है, रिवोकेबल ट्रांसफर की डेफिनेशन 62 में है। इररिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है? तो इररिवोकेबल का मतलब ये होता है जिसमें आपके पास उस एसेट को और ना ही इनकम को वापस लेने का राइट होता है, उसको इररिवोकेबल बोलते हैं, उसमें कोई क्लबिंग नहीं करते। ये चारों सेक्शंस आपके पास निकल के आ रहे हैं जी। डन। तो ये चारों सेक्शंस आपके यहां पे निकल के आ रहे हैं। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे देखो अगला पॉइंट, ये हमारा 61 हो गया, 62 हो गया, 63 हो गया, 60 हो गया, 61 हो गया, 62 हो गया, 63 हो गया। अब जो अगली सीरीज है वो हमारा सेक्शन 64 है। सबसे लंबी चौड़ी सीरीज जो है ना वो 64 की ही है। तुम्हें सबको पता है 64 कितना खतरनाक है, याद है ना 64 कितना खतरनाक है। अब 64 में सेक्शन कौन कौन से हैं? पहला है 64(1)(2), दूसरा है 64(1)(4), तीसरा है 64(1)(7), फिर 64(1)(6), फिर 64(1)(8), फिर 64(1)(A), फिर 64(2). ये सभी के सभी सेक्शंस यहां पे निकल के आते हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। ये शांतनु वाला कौन सा एग्जांपल है? ये शांतनु वाला एग्जांपल है इररिवोकेबल ट्रांसफर का, मेरे नालायक बच्चे। इररिवोकेबल ट्रांसफर का एग्जांपल है वो सेक्शन 62 का। ठीक है, आ जाओ अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पे सेक्शन जो है वो 64(1)(2) है। अब ये 64(1)(2) क्या है? याद करो मैंने क्लास में क्या कहा था। 64(1)(2) कहता है अगर एक इंडिविजुअल का एक कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब मान लो मेरा जो है मेरा एक कंपनी में 20% और मोर वोटिंग पावर है,
या अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो मेरा उस पार्टनरशिप फर्म में 20% और मोर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सिंपल भाषा में मेरी उस कंपनी में चलती है। अब अगर मेरा उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस कंपनी में मेरी वाइफ को सैलरी मिल रही है, फीस मिल रही है, कमीशन मिल रही है या एनी अदर फॉर्म ऑफ रेमुनरेशन मिल रही है, तो गवर्नमेंट ने कहा वो सारा का सारा पैसा तुझ में क्लब करेंगे, क्योंकि हमें डर है तेरी उस कंपनी में चलती है तो तू अपनी वाइफ को सैलरी दिलवा रहा होगा, तो अपनी वाइफ को कमीशन दिलवा रहा होगा, तो अगर ऐसा है तो वो सारी सैलरी तुझ में क्लब होगी, वाइफ में क्लब नहीं होगी। अब एक बच्चा बोलता है सर 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 गाबा सर गाबा सर गाबा सर, एक बात बताओ यार, अगर वाइफ पढ़ी लिखी है तो? नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना। अगर वाइफ के पास कोई डिग्री है तो? ना 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 ना। अगर वाइफ के पास कोई स्किल है, टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, तो गवर्नमेंट ने कहा फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर जो सैलरी उसको मिल रही है अगर वो इसको जस्टिफाई करती है तो कोई भी क्लबिंग नहीं करेंगे। हमें क्लबिंग करने का शौक थोड़ा है, हम तो क्लबिंग इसलिए कर रहे हैं कि कहीं यहां पे चोरी ना हो रही हो। अगर कोई डिग्री है, स्किल है, टैलेंट, एक्सपीरियंस है और वो सैलरी इसको जस्टिफाई करती है तो फिर हमें कोई दिक्कत थोड़ा है, हम क्लबिंग नहीं करेंगे। सर जी, ओ मेरे सर जी, ओ मेरे प्यारे प्यारे सर जी, एक बात बताओ, अगर मान लो हस्बैंड का भी उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वाइफ का भी उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो क्या होगा? फिर सैलरी जो है फिर उसमें क्लब होगी जिसकी अदर इनकम ज्यादा होगी। मतलब अगर हस्बैंड की इनकम ज्यादा है तो हस्बैंड में क्लबिंग होगी, अगर वाइफ की इनकम ज्यादा है तो वाइफ में क्लबिंग होगी, जिसकी भी अदर इनकम ज्यादा होगी ना, क्लबिंग उसके अंदर हो जाएगी। बस ये बात ध्यान दो। सर दो अगर अदर इनकम बराबर है तो कहीं पर भी क्लबिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन गवर्नमेंट ने बोला अगर अदर इनकम जिसकी ज्यादा है क्लबिंग हमें वहां पे कर देनी है, ये बात आपके यहां पे लिखी है। अच्छा एक पॉइंट ना और ध्यान देना, एक पॉइंट और यहां पे ध्यान देना कि जब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट काउंट करोगे ना तो इंडिविजुअल के साथ में उसके रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी काउंट कर लेना। मतलब इंडिविजुअल के साथ में जो मेरे रिलेटिव है उसका इंटरेस्ट भी काउंट करेंगे, फिर हम चेक करेंगे 20% हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बेस पे आप चेक करोगे क्लबिंग होगी या नहीं होगी जी। तो आओ एक बार देखो यहां पे जी, एक इंडिविजुअल है, एक कंपनी है या अदर है, 20 और मोर वोटिंग पावर, 20 और मोर प्रॉफिट शेयरिंग, तो स्पाउस वाइफ या हस्बैंड उसको सैलरी, फीस, कमीशन या अदर फॉर्म ऑफ रेमुनरेशन, फॉर एग्जांपल ग्रेचुटी, पेंशन, अलाउंस, परक्यूसिट, ये सब क्लब हो जाएगा उस इंडिविजुअल में। बट अगर स्पाउस के पास कोई स्किल है, टैलेंट है, डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। फिर उसके बाद जिसकी अगर दोनों की इनकम, अगर मान लो दोनों की सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो फिर जिसकी इनकम ज्यादा होगी क्लबिंग उसके अंदर हो जाएगी। ये बात आपकी 64(1)(2) में लिखी है। अब बताएं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? सर व्हाट इफ इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, तो भाई प्रोप्राइटरी कंसर्न तो मेरी है, वो तो इंडिविजुअल ही होगा ना, फिर वो फॉर्म कहां से हुई? कंसर्न थोड़ा हुई। प्रोप्राइटरी कंसर्न नहीं होती थी कि जिसके पीछे कंसर्न वर्ड आ रहा है वो कंसर्न नहीं होता। कंसर्न मतलब कंपनी, कंसर्न मतलब पार्टनरशिप, हम कंसर्न मतलब एलएलपी, उसकी बात हो रही है जी। रिलेटिव वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए। ओ मेरे दीपांशु, ओ दीपांशु बेटे इस बार पास हो जाना, तूने बेटे इस बार पास होना। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों ध्यान आ रहा है कि तू पिछली बार भी रिवीजन क्लास में था। मेरा बड़ा दिल दुखता है जब मैं वही नाम बार बार देखता हूं। मैं कहता हूं जो इस बार मेरे को नाम यहां पे दिख रहे हैं, जो बच्चे इस वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, कसम लगे उनको माता रानी की जो अगली बार रिवीजन में मेरे को दिखे वो। इसका मतलब ये नहीं कहीं और भाग जाना, इसका मतलब ये पास हो जाना, बहुत हो गया। सुन दीपांशु मेरी बात अब सुन, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जब काउंट करोगे ना तो रिलेटिव का इंटरेस्ट भी काउंट करोगे। मतलब क्या इसका मतलब मेरे बच्चे ये है, जैसे मान लो एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी है और ये मान लो मिस्टर वीजी है और ये मान लो वीजी की वाइफ है। अब मेरा इस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब वोटिंग पावर जो है वो 10% की है। मेरी इस कंपनी में मेरी वाइफ किस कंपनी में 8% की है। मेरा बच्चा है वीजी का चाइल्ड, उसकी इस कंपनी में 4% की है। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, सारे बच्चे सोच समझ के बताना, अगर तुम ध्यान से देखो तो अलग अलग देखने से सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं लग रहा। बट यहां पे क्या हो रहा है? 10% मेरा है, मेरी वाइफ मेरी रिलेटिव है तो 10 और 8 18, मेरा बच्चा मेरा रिलेटिव है 18 और 4 22, तो मेरा हो गया 22%। फिर वाइफ के लिए हस्बैंड रिलेटिव है तो 8 और 10 18, और उसका बच्चा भी रिलेटिव है 18 और 4 22 हो गया, तो दोनों का 22% हो गया जी। अब अगर दोनों का 22% है तो जिसकी अदर इनकम ज्यादा होगी क्लबिंग उसके अंदर होगी। मतलब जब तुम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट काउंट करोगे ना
तो रिलेटिव को भी देख लेना और रिलेटिव का इंटरेस्ट काउंट करने के बाद देखना कि तुम्हारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बन रहा है नहीं बन रहा, बस ये पर ध्यान दो, वो ये बात कहना चाह रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा आ गया सेक्शन 64(1). डन 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 डन। सर हम भी पास नहीं हुए, आपका रिवीजन और सुदर्शन बैच सब देखी थी तभी नहीं पास हुई। वाह, अगर नहीं देखती तो पास हो जाती। तो मैं तो कह रहा हूं छोड़ दो पढ़ना, पढ़ना वढ़ना छोड़ो, ऐसे ही पास हो जाओगे बैठे बिठाए। भगवान के दर अपना सुबह बैठ जाया करो मंदिर में जाके, भगवान को बोलो मैं पढ़ती हूं तो पास नहीं होती, नहीं पढ़ती हूं तो इस बार पास हो जाऊंगी। रिलेटिव में कौन कौन आएगा? तो रिलेटिव में आपके यहां पे कवर होंगे आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे। ठीक है, आपके वाइफ, आप, आपके बच्चे यहां पे कवर हो जाएंगे, ये बात ध्यान दीजिए। ठीक है जी, ये देखो ये रहा। अच्छा, रिलेटिव की डेफिनेशन इस बच्चे ने लिखी नहीं है। रिलेटिव की डेफिनेशन वैसे डिफाइन है, अगर आप नोट्स में चेक करोगे, बुक में चेक करोगे तो वहां पे रिलेटिव की डेफिनेशन है जी। ठीक है सर, मोर देन 20% या इक्वल हो, मोर देन 20% और मोर, सॉरी 20% और मोर होना चाहिए जी, 20% और मोर जी। अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ, फटाफट से आओ जी। अब सुनो ध्यान से, अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। अब अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो हमारा है सेक्शन 64(1) कैपिटल ए। अब ये सेक्शन 64 जो है, सेक्शन 64 जो है वो आपको यहां पे निकल के आ रहा है माइनर चाइल्ड वाला। अच्छा एक बात को सोच के बताओ, माइनर इनकम, क्या माइनर अपने इनकम पे खुद टैक्स पे करने के लायबल है? गवर्नमेंट करी नहीं। 64(1) कैपिटल कहता है कि माइनर की सभी इनकम जो है ना उसके पेरेंट्स में क्लब करेंगे जी। मैं दोबारा बोलूंगा, माइनर की सभी इनकम, माइनर की सभी इनकम जो है उसके पेरेंट्स में क्लब करेंगे, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। अब मुद्दा क्या है, पेरेंट्स कौन से, मम्मी या पापा? तो जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी ना, माइनर की इनकम उसमें क्लब कर देंगे। मम्मी की इनकम ज्यादा है, मम्मी में क्लबिंग कर दो। पापा की इनकम ज्यादा है, पापा में क्लबिंग कर दो। जिसकी भी इनकम ज्यादा है क्लबिंग उसमें कर दो। अच्छा, अगर दोनों का डाइवोर्स हो गया तो जो माइनर चाइल्ड को मेंटेन करेगा क्लबिंग फिर आपकी उसके अंदर होगी, जो माइनर को मेंटेन करेगा क्लबिंग उसके अंदर हो जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। बट माइनर की सभी इनकम क्लब करनी है, बट कौन सी इनकम क्लब नहीं करनी? अगर माइनर के पास कोई स्किल है, टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, कोई डिग्री है, कोई मैनुअल नॉलेज है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है, उस केस में कोई क्लबिंग नहीं करनी, क्योंकि वहां पैसा उसकी नॉलेज की वजह से आ रहा है। या माइनर चाइल्ड अगर हैंडीकैप है, अगर वो डिसेबल है, हैंडीकैप है, उस केस के अंदर भी क्लबिंग नहीं करनी, तो इस केस के अंदर भी माइनर की इनकम क्लब नहीं होगी, बाकी सभी को छोड़ के माइनर की इनकम क्लब हो जाएगी, बस ये पर ध्यान देना। अच्छा एक पॉइंट और ध्यान सुनना, जब मैं कहता हूं माइनर की सारी इनकम क्लब हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? मतलब एक्रीशन ऑफ इनकम भी माइनर वाले केस में क्लब होती है। एक्रीशन ऑफ इनकम का मतलब होता है इनकम से इनकम कमाना, इनकम से इनकम कमाना। मतलब मान लो माइनर ने अपनी स्किल से 10 लाख रुपए कमाए, अब ये 10 लाख रुपए तो क्लब नहीं होंगे क्योंकि स्किल वाले पैसे हैं, तो माइनर की इनकम ये क्लब नहीं होगी। माइनर इस इनकम पे अलग से रिटर्न भरेगा और अलग से टैक्स पे करेगा, ये बात ध्यान दो। बट माइनर ने क्या किया, उस स्किल वाले पैसे को एफडी में इन्वेस्ट कर दिया और वहां से 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये इंटरेस्ट क्लब हो जाएगा। मतलब स्किल वाली इनकम क्लब नहीं होगी, उस इनकम से इनकम कमाओगे तो माइनर वाले केस में वो क्लबिंग हो जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। और एक पॉइंट और देना जी, सारे बच्चे आंसर देना, जिस भी पेरेंट्स के हाथ में माइनर की इनकम क्लब होगी 1500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जम्पशन उसको मिलेगी। मैं दोबारा बोलूंगा, माइनर की इनकम जिस भी पेरेंट्स में क्लब होगी 1500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जम्पशन उसको मिलेगी, बट वो तब मिलेगी अगर उसने नॉर्मल स्कीम ले रखी है। डिफॉल्ट स्कीम वालों को 1500 रुपए एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो जी। तो देखो यहां पे क्या लिखा है जी, ऑल इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड हम क्लब कर देंगे, फिर एग्जम्पशन 1500 रुपए की मिलेगी, बट डिफॉल्ट स्कीम ले रखी हो तब नहीं मिलेगी, नॉर्मल वालों को मिलेगी। फिर उस केस में क्लबिंग नहीं, किस केस में? स्किल है, टैलेंट है, नॉलेज है, उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। अगर वो डिसेबल है उस केस में क्लबिंग होगी। बट फिर मैंने यहां पे क्या लिखा है, एक्रीशन ऑफ इनकम जो है, एक्रीशन ऑफ इनकम माइनर वाले केस में क्लब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्रीशन का मतलब होता है इनकम से इनकम कमाना, वो इनकम क्लब हो जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। सर 1500 रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कहां था? नहीं था जी। डन, क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी?
क्या इसको लोग कर सकते हैं? फटाफट से बताओ जी। रिलेटिव में डिपेंडेंट नहीं आएंगे ना, नहीं डिपेंडेंट यहां बात नहीं हो रही, डिपेंडेंट इज ठीक है जी। माता रानी खाने इतनी तरक्की दे, तंदुरुस्ती दे, खुद नाम रोशन कर, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मौज करा दी भाई, ठीक है भाई, मौज होनी चाहिए। देख भाई मौज होगी तो मौजा करेगा भाई तू, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो ना है। चलना आगे, चला आगा और चलना है जी। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से जी, अब यहाँ पे एक बार चेक करो तो ये हमारा 64(1) आ गया माइनर। अब अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 64। अब ये 64(2) ये जो है ये HCF वाला है। अब 64(2) HCF क्या है? अब HCF का मतलब ये है, गवर्नमेंट कहती है अगर कोई प्रॉपर्टी HCF की है, या HCF की छोड़ो, अगर कोई प्रॉपर्टी मेरे खुद की है। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, इतना आपको पता है सर कल कौन सा चैप्टर का रिवीजन करेंगे? अपन कल चैप्टर की रिवीजन करेंगे। अपन ये सोच रहे अपन डिडक्शन करें कल, बताओ अपन डिडक्शन कर लें कल, बोलो। उसके बाद फिर पीजीपीपी और सैलरी स्टार्ट कर देंगे, बोलो अपन क्या करें? सर अगेन वो इनकम माइनर खुद भी अर्न करे तभी, लाइक इंटरेस्ट फ्रॉम ए बैंक, एक्रीशन ऑफ इनकम। अगर बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है तो क्लबिंग होगा ही ना, वो स्किल वाली इनकम थोड़ा है, वो तो क्लबिंग करनी है। बोलो सैलरी या पीजीपी? नहीं नहीं, कल तो हम वो करेंगे डिडक्शन, कल हम डिडक्शन करेंगे जी। कल टीडीएस जो है वो हम पीजीपी के बाद करेंगे जी। टीडीएस जो है वो हम डिडक्शन और पीजीपी के साथ करेंगे, ठीक है। तो अपन कल डिडक्शन कर लेते हैं, अपन फिर डिडक्शन के बाद अपन पीजीपी करेंगे और फिर अपन सैलरी करेंगे, ठीक है जी। चलो आ जाओ फटाफट से आओ जी। अब यहां पे देखो 64(2). अच्छा एक बात मेरे को बताओ, क्या आप ये बता दो, क्या इनकम टैक्स में इंडिविजुअल और एचईएफ अलग होती है, सेम होती है? अलग होती है। एचईएफ अलग आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल अलग आइडेंटिटी है। तो 64(2) कहता है कि अगर कोई पर्सन अपने खुद की प्रॉपर्टी, मतलब मैं अपने खुद की प्रॉपर्टी एचईएफ की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं टैक्स बचाना चाहता हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा सुन मेरी बात, अगर आप अपने खुद की प्रॉपर्टी को एचईएफ की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो वो इनकम जो है वो तुम्हारी इनकम में क्लब होगी। बस ये पर ध्यान दो। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आप अपने खुद की प्रॉपर्टी को एचएफ की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो वो इनकम वापसी से तुम्हारी इनकम में क्लब हो जाएगी। ये हमारा 64(2) कहता है। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे ये सेक्शन ध्यान दो, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे इसको ध्यान दो रही, ये भी इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, एक तो 64(1)(4), एक 64(1)(7), 64(1)(8) और 64(1)(6) और 64(1)(8). अब पहले समझ लो क्या है। ये दोनों सेक्शन जो हैं ये आपके एप्लीकेबल हैं स्पाउस वाले केस में, और ये दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हैं सन्स वाइफ वाले केस में। मतलब ये दोनों सेक्शन स्पाउस वाले केस में है, ये दोनों सेक्शन जो है वो सन्स वाइफ वाले केस में है, और माइनर वाला सेक्शन हम 64(1)(a) के अंदर पढ़ चुके हैं। अब पहले इन दोनों सेक्शन की बात करते हैं। ये दोनों क्या कहते हैं? ये दोनों कहते हैं अगर एक पर्सन, हेलो भाई साहब, ओए इधर, हेलो इधर इधर, अगर एक पर्सन मतलब इंडिविजुअल, अगर एक इंडिविजुअल अपनी स्पाउस को कोई भी एसेट ट्रांसफर करेगा हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर एक इंडिविजुअल, हेलो इधर, ओए इधर, अगर एक इंडिविजुअल अपनी स्पाउस को कोई भी एसेट ट्रांसफर करेगा हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, तो वहां से आने वाली इनकम जो है वो इंडिविजुअल में क्लब हो जाएगी। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ को एसेट ट्रांसफर कर रहा है, वाइफ उससे कोई भी इनकम कमा रही है, तो हस्बैंड में क्लबिंग होगी। आप मेरे को बताओगे हाउस प्रॉपर्टी क्यों बाहर निकाला? हाउस प्रॉपर्टी क्योंकि सेक्शन 27 में कवर है। याद है जो बच्चे कह रहे थे कि हाय डीम्ड ओनर नहीं हुआ, हाय डीम्ड ओनर नहीं हुआ, तो डीम्ड ओनर में यही पॉइंट है। अगर हस्बैंड ने वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी दी है तो वाइफ उससे जो भी किराया कमाएगी उस केस में हस्बैंड डीम्ड ओनर माना जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो 27 में क्लबिंग है, अगर हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो 64 में क्लबिंग है। बट यहां पे एक बात ध्यान देना, क्लबिंग सिर्फ तभी होगी अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। मैं दोबारा बोलूंगा, क्लबिंग तभी होगी अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है।
रिलेशनशिप एग्जिस्ट करने का मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप मस्ट बी एग्जिस्ट एट बोथ टाइम, मस्ट बी एग्जिस्ट एट बोथ टाइम। बोथ का मतलब पहला, जब आपने एसेट ट्रांसफर की तो भी वो सामने वाली आपकी वाइफ थी, और जब उसने इनकम कमानी स्टार्ट की तो भी वो आपकी वाइफ है। तो अगर ये दोनों, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तभी क्लबिंग करना। मतलब आपने एसेट ट्रांसफर की, उस टाइम पर आपकी वाइफ नहीं है, क्लबिंग नहीं होगी, बाद में चाहे हो जाए। आपने एसेट ट्रांसफर की, उस टाइम वाइफ है, जब इनकम कमाने की बात आई वाइफ नहीं है, उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। रिलेशनशिप मस्ट बी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड एक्रूअल ऑफ इनकम। बस ये पर ध्यान दो। सर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे करनी है? ऑब्वियस सी बात है, विदाउट कंसीडरेशन या इन एडिक्वेट कंसीडरेशन, क्योंकि अगर वो एडिक्वेट कंसीडरेशन है फिर क्लबिंग होगी ही क्यों जी। तो या तो विदाउट कंसीडरेशन में हो या इन एडिक्वेट कंसीडरेशन में हो, उस केस में क्लबिंग करेंगे और किसी केस में क्लबिंग नहीं करेंगे जी। एक बात और सुनो जी, एक बात और सुनो, लाइव पार्ट डाइवोर्स वाला केस जो है, डाइवोर्स वाले केस के अंदर भी क्लबिंग नहीं होगी, डाइवोर्स वाला केस यहां से बाहर है जी। अब देखो यहां पे जी, इनकम अराइजिंग स्पाउस फ्रॉम एसेट एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर विदाउट consideration or inadequate consideration, then such income is to be included in the income of individual। आगे क्लबिंग अप्लाई तभी होगी रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट करता है, क्लबिंग अप्लाई नहीं होगी कब? लाइव पार्ट डाइवोर्स वाले केस में, हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में क्योंकि 27 लग रहा है, और अगर एक्रीशन ऑफ इनकम है तो भी क्लबिंग नहीं होगी। एक्रीशन मतलब इनकम से इनकम कमाना, मतलब अगर मेरी वाइफ इनकम से इनकम कमा रही है वो इनकम क्लब नहीं होगी, वो मेरी वाइफ की इनकम में ही जुड़ेगी, मेरी इनकम में नहीं जुड़ेगी। माइनर वाले केस में एक्रीशन ऑफ इनकम क्लब होता है, बट वाइफ और सन्स वाइफ वाले केस में एक्रीशन ऑफ इनकम क्लब नहीं होता। बस ये पर ध्यान दो। सर डिवोर्स दे दे ट्रांसफर के वक्त, हाँ तो डिवोर्स वाले केस में कोई क्लबिंग नहीं होगी। ए हाउस वाइफ फ्रॉम पंजाब, ओनली वन ड्रीम सीए, थैंक्स अ लॉट फॉर द वंडरफुल गाइडेंस एंड फुल ऑफ कंटेंट क्लास, मेरे छोटे वीर। थैंक यू नीरजा, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। सर अगेन अभी जैसे एलमनी चल रही है डिवोर्स के बाद भी क्लब होगा। एग्जाम्पल हस्बैंड के इनकम में एक्स वाइफ की इनकम, मतलब अगेन जैसे वो जजमेंट की बात, मैं लॉ की बात कर रहा हूं जी। एज पर बेयर एक्ट क्लबिंग सिर्फ तभी होगी जब रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज कोई क्लबिंग नहीं होगी। डाइवोर्स वाले केस में एज पर लॉ क्लबिंग नहीं होगी। सर एक ऐसा ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन टू नॉन रिलेटिव, तो इसमें क्लबिंग लगेगा या गिफ्ट का प्रोविजन? अरे मेरे नालायक बच्चे, गिफ्ट का प्रोविजन लगता है गिफ्ट लेने वाले के हाथ में, और क्लबिंग का प्रोविजन लगता है गिफ्ट देने वाले के हाथ में। पहले तो क्लैरिटी लेकर आओ कि क्लबिंग कहां लगनी है और गिफ्ट कहां लगना है। गिफ्ट लेने वाले के हाथ में लग रहा है और क्लबिंग देने वाले के हाथ में लग रहा है। तो अगर मैंने किसी को एसेट दी है, याद करो एसेट दी है, और एसेट कौन सी? रिवोकेबल, और सामने नॉन रिलेटिव है, तो 61 में क्लबिंग हो जाएगी। सामने वाले केस में गिफ्ट का लो लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात है। बात समझ में आ रही है ना? चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे एक पॉइंट और देखना, अब यहां पे ट्रांसफर एसेट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ये पॉइंट भाई साहब तुम्हारे एग्जाम में ना कई बार बन चुका है। ये पॉइंट तुम्हारे एग्जाम में कई बार बन चुका है कि जो एसेट ट्रांसफर की ना उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। याद है, जो एसेट आपने ट्रांसफर की उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब मेरे को सारे बच्चे बोलो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो याद करो एक हमने क्लास में क्वेश्चन किया था कि ओपनिंग कैपिटल है, फिर लॉस हो गया, फिर लॉस माइनस हो गया, फिर उसकी 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 पत्नी को उस पर दया आ गई, उसके पत्नी ने उसके पति को 2 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए, फिर पति ने वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, फिर पति ने इनकम कमाई, फिर हमने बाइफरकेट किया था कि अगर ये इनकम आई इतनी टोटल अमाउंट पे, तो पत्नी ने जो गिफ्ट किए उस पे कितनी इनकम आई, तो प्रोपोर्शनेट हमने क्लबिंग की थी, अगर आपको याद आ रहा हो जी। तो प्रोपोर्शनेट हमने क्लबिंग की थी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। डिवोर्स वाले केस में प्रॉपर्टी का टैक्स कौन भरेगा? जिसके पास एसेट जाएंगी। भाई आज अगर मान लो डिवोर्स हुआ, तो अगर मान लो 30 लाख रुपए वाइफ को मिले या 30 लाख की एसेट मिली है, तो उस पर वाइफ टैक्स पे करेगी। मैं क्यों पे करूंगा? मैं, मेरी वाइफ गई, मेरी एसेट गई, और टैक्स भी मैं पे करूंगा। मैं पागल हूं क्या? डिवोर्स वाले केस में कोई क्लेमिंग नहीं होती जी। हाँ मॉड्यूल से क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, आ जाओ अगले पॉइंट पर आओ। अब अगला आ रहा है 6417। अब 6417 तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर का है कि अगर आपने अपनी वाइफ को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं किया, इनडायरेक्ट ट्रांसफर किया। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, आपने एसेट ट्रांसफर की ट्रस्ट को, ट्रस्ट का बेनिफिशियरी आपकी स्पाउस है, तो जो इनकम इसको होगी वो सारी की सारी क्लब होगी उसके अंदर। मतलब 6414 में डायरेक्ट ट्रांसफर करने पर है। यहां पे गवर्नमेंट कह रही कि अगर आपने ट्रस्ट को दिया, ट्रस्ट का बेनिफिशियरी आपकी वाइफ है, तो जो भी इनकम वहां से आएगी वो क्लबिंग हो जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ। 6416 ये आ रहा है सन्स वाइफ वाला। सन्स वाइफ का मतलब है, मान लो फादर इन लो या मदर इन लो। अब फादर इन लो, मदर इन लो एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हाउस प्रॉपर्टी। यहां पे हाउस प्रॉपर्टी भी आएगा। वाइफ वाले केस में हाउस प्रॉपर्टी नहीं आता, वो सेक्शन 27 में जाता है। सन्स वाइफ वाले केस में हाउस प्रॉपर्टी भी यहां पे आएगा, क्योंकि सन्स वाइफ वाले केस में सेक्शन 27 एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहां पे एसेट ट्रांसफर की सन्स वाइफ को, तो जो इनकम होगी वो फादर इन लो या मदर इन लो में क्लबिंग हो जाएगी। क्लबिंग तभी होगी अगर रिलेशनशिप फादर इन लो एंड मदर इन लो का एग्जिस्ट करता है। कब? एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड एट द टाइम ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम। और क्लबिंग किस केस में नहीं होगी? एक्रीशन ऑफ इनकम वाले केस में कोई भी क्लबिंग यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। सर अगर डाइवोर्स इन प्रोसेस है तो डाइवोर्स इन प्रोसेस के बीच में एसेट कोई ट्रांसफर क्यों करेगा? प्रैक्टिकली सोचो। मतलब मेरी पत्नी से डाइवोर्स होने वाला है, मैंने कहा धनश्री कह रहा हूं, मैंने कहा भाग्यश्री भाग्यवान कि तेरा मेरे से डाइवोर्स तो होने वाला है, बट मेरा प्यार बहुत है, मैं तुझे 20 करोड़ की एसेट ट्रांसफर करना चाहता हूं गिफ्ट में। इतना ही प्यार होता तो फिर डाइवोर्स क्यों होता? मतलब डाइवोर्स चल रहा है और एसेट ट्रांसफर की गेम चल रही है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। बात समझो मेरी बात कुछ। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आ जाओ अगले पॉइंट पर आओ। अब ये 6417 तो वही है जी, ट्रस्ट का बेनिफिशियरी सन्स वाइफ है, तो इनकम जो होगी वो क्लब हो जाएगी फादर इन लो और मदर इन लो में। सर क्या क्या बोल रहे हो, घर पे डांट खाओगे डिवोर्स की बात? तो बोलने से थोड़ा होता है यार, बोलने से नहीं। मैं तो बोल ही तो रहा हूं, बोलने में कोई दिक्कत थोड़ा है। मैंने डर मार रखा है क्या अपनी वाइफ का? नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है मैंने डर मार रखा है क्या? डरता हूं क्या मैं अपनी वाइफ से? क्या मतलब ही नहीं सर, खड़ा नहीं होने देता मैं। क्या 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 होएगा? क्या होएगा? पोछा मारना पड़ेगा ना, मार लूंगा। फिर झाड़ू मार लूंगा, आटा गूंद लूंगा। तो डर नहीं मार रखा मैंने किसी का कि तुम सोच रहे हो। हाँ चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। मैरिज वाला गिफ्ट भी यहां पे कवर होगा क्या? वो तो अदर सोर्स के अंदर आएगा। मैरिज वाला गिफ्ट तो एग्जम्प्ट है, जिसने भी गिफ्ट लिया वो। ठीक है, चलो अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। अब यहां पे अब इनकम में लॉस भी आएंगे। तुम सब जानते हो इनकम इंक्लूड लॉस। मतलब इनकम की बात करूंगा, इनकम खाली क्लब नहीं होती। अगर इनकम की जगह लॉस है तो लॉस भी क्लब होते हैं। बस ये बात ध्यान दो जी, लॉस भी क्लब होते हैं, ये बात ध्यान देना जी। लो जी, तो ये मोटी मोटी बातें आपकी क्लबिंग के लो में आती हैं। एक बात बस और ध्यान देना, इनकम सेम हेड में क्लब करना जिस हेड की वो इनकम है। इनकम अगर बिजनेस की है तो बिजनेस में क्लब करो, हाउस प्रॉपर्टी की है हाउस प्रॉपर्टी में क्लब करो, कैपिटल गेन की है कैपिटल गेन में क्लब करो। मतलब सेम हेड में इनकम क्लब होगी। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का जी। तो ये हमारा क्लबिंग की बातें यहां पे निकल के आ रही हैं। अब एक बार सेट ऑफ की बातें करते हैं, एक बार सेट ऑफ की बातें करते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस की बातें करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे एग्जाम के अंदर बनते हैं क्लबिंग और लॉसेस के। ठीक है ना, क्लबिंग और सेट ऑफ के क्वेश्चन कैसे बनते हैं फिर उसकी बातें करेंगे। अब यहां पे आ जाओ जी। अब जो अगला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये निकल के आ रहा है सेट ऑफ लॉसेस। प्लीज बातचीत नहीं सर, क्रॉस ट्रांसफर हो, क्रॉस ट्रांसफर तो रह गया, क्रॉस ट्रांसफर तो रह गया मेरे बच्चे। क्रॉस ट्रांसफर ये होता है जैसे मान लो ये मैं हूं, ठीक है, ये मान लो मैं हूं, ठीक है, और ये मान लो मेरी वोटी है। मेरी वोटी मतलब मेरी वाइफ, और ये मेरा भाई है और ये मेरे भाई की वोटी है, मतलब उसकी वाइफ है।
अब मैं अपनी वोटी को एसेट ट्रांसफर करूंगा तो मुझ में क्लब हो जाएगी, वो अपनी वोटी को एसेट ट्रांसफर करेगा तो उसमें क्लब हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने एक म्यूचुअल एग्रीमेंट किया, हमने कहा ऐसा करते हैं, हम एक दूसरे की वोटी को एसेट ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब एक दूसरे की वोटी को एसेट ट्रांसफर करेंगे तो क्लबिंग प्रोविजन जो होंगे वो एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ट्रांसफर कर दी, इसने इसको ट्रांसफर कर दीजिए। इसको बोलते हैं क्रॉस ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस का मतलब आपने किसी दूसरे की वाइफ को, दूसरे ने आपकी वाइफ को एसेट ट्रांसफर कर दी, बट ट्रांसफर क्रॉस है, बट क्लबिंग क्रॉस नहीं होगी। मतलब जो वीजी की वाइफ इनकम कमाएगी वो वीजी में क्लब होगी, और जो इसकी वाइफ इनकम कमाएगी वो इसमें क्लब होगी। तो ट्रांसफर क्रॉस है बट क्लबिंग क्रॉस नहीं होगी। फिर जो जिसकी वाइफ होगी क्लबिंग उसके अंदर हो जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। आर कौन होटल में जा रहे हैं खाना खाने, बता दो, घर पर मिलना मुश्किल लग रहा है। मतलब क्या कह रहे हो सर? ये तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर हुआ ना। नहीं, इनडायरेक्ट ट्रांसफर एक अलग चीज है। इनडायरेक्ट ट्रांसफर का मतलब होता है मैंने किसी को दिया, उसने आगे मेरी वाइफ को दिया, ठीक है ना, वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर है। यहां पर क्या है? क्रॉस ट्रांसफर है। यहां पे इनडायरेक्ट ट्रांसफर की बात नहीं हो रही, ये क्रॉस ट्रांसफर की बात हो रही है। सर पहले क्लबिंग के क्वेश्चन करवा दो। चलो ठीक है, फिर आ जाओ, फिर डन, जैसे तुम बोलो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। फिर क्वेश्चन कर लो पहले क्लबिंग के, आ जाओ। तो कहां पे है क्लबिंग? ये लो। तो ये रहा आपका क्लबिंग, ये लो। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन कर लेते हैं, भगवान झूठ ना बुलवाए, ये वाला क्वेश्चन। आ जाओ, लो जी, देखो फटाफट से देख लो जी। आ जाओ, शाबाश। आ जाओ, शाबाश। देखो यहाँ पे फटाफट से आओ जी, इधर देखो ध्यान से। आ जाओ वंश, आ जाओ यार। अब मिस्टर ए, ध्यान से देखो, मिस्टर ए होल्ड शेयर कैरिंग 25% वोटिंग पावर इन एक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ए ने कंपनी के 25% वोटिंग पावर होल्ड की है, ठीक है। मिसिज ए इज वर्किंग एज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इन एक्स प्राइवेट लिमिटेड एट ए सैलरी 30,000 पर मंथ। शी इज हाउएवर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब। लो जी, क्लेश पड़ गया। वो अपनी जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं है। तो जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं है तो मतलब जो सैलरी मिल रही है उसकी हस्बैंड की इनकम में क्लब हो जाएगी। वैसे वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है बट जो सैलरी मिल रही है उसको वो जस्टिफाई नहीं करती, तो क्लबिंग हो जाएगी जी। अदर इनकम ए की 7 लाख और मिसिज ए की 4 लाख रुपए। तो या तो जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वो एक का ही है, हस्बैंड का ही है। तो 7 लाख में 30,000 पर मंथ सैलरी है, तो यहां पे 30,000 पर मंथ जी। अब सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना, सैलरी है 30,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई 12, 3,60,000। अब अगर 3,60,000 है वो डिफॉल्ट है। ओ हो ओ भाई मेरे, स्यापा पड़ गया, डिफॉल्ट है। अब तुम गलती करोगे 3,60,000 में से 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो, 2,85,000। तो 2,85,000 किसमें क्लब होगा? मिस्टर ए में क्लब होगा। तो 7 लाख और 2,85, तो 9,85,000 रुपए की इसकी इनकम आएगी जी। और जो वाइफ की इनकम है उसकी इनकम कितनी बचेगी? उसकी इनकम 4 लाख बचेगी जी। बात खत्म, डन। उसके बाद देखो, वगैरह आपका आंसर अलग होता अगर मिसिस ए क्वालिफाइड जॉब होती। अगर मिसिस ए क्वालिफाइड होती जॉब के लिए फिर अपनी अपनी इनकम क्लब हो जाती बस। फिर तो मेरे हाथ में कितनी क्लबिंग होती? मेरे हाथ में 7 लाख रुपए क्लबिंग होती और उसके हाथ में क्लबिंग कितनी होती? माइनस करने के बाद अगर आप चेक करोगे 4 और 2,85, 6,85 जो है वो उसके हाथ में क्लब हो जाती। ये पॉइंट निकल के आ रहा है, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा और देखते हैं, इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन। ये राज, ये लो, ये क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है जी। आ जाओ जी। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों नहीं मिलेगी भाई? सैलरी में, हेलो, सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है ना। तो वो कह रहे हैं सैलरी है 30,000 पर मंथ, तो सैलरी की इनकम थोड़ा दी हुई है, सैलरी दी हुई है। तो ग्रोस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे तभी तो आपकी टैक्सेबल सैलरी आएगी। अगले पॉइंट पर आओ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बराबर से जी।
अब क्वेश्चन नंबर 5, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना। जतिन बन सकता है, जतिन बन सकता है। क्लबिंग का क्वेश्चन किसी के साथ मिक्स होके भी आ सकता है और इंडिविजुअल भी आ सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ इधर देखो ध्यान से एक बार, फटाफट से यहाँ पे आओ। अब सेट ऑफ वाला देखो जी, और सॉरी ये क्वेश्चन देखो एक बार, क्या है। मिस्टर वैभव है, स्टार्टेड ए प्रोप्राइटरी बिजनेस 1/4/23 को, कैपिटल जो है 5 लाख रुपए की कैपिटल है, उसको लॉस हो गए 2 लाख रुपए 23-24 में। उसके वाइफ ने उसको 5 लाख रुपए गिफ्ट किए 1 अप्रैल 24 को, उसने इमीडिएटली इन्वेस्ट कर दिए, तो उसने अर्न किए 4 लाख के प्रॉफिट। तो उसने बोला बताओ क्लब कितना होगा। सारे बच्चे बोलो बताओ क्लब कितना होगा जी। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे एक बार सोच समझ के बताओ, सर ये डिडक्शन 75 कैसे आया। बाबू मेरा बच्चा 75,000 रुपए की लिमिट हो चुकी है डिफॉल्ट स्कीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की। जाके अमेंडमेंट क्लास देखो, बिना अमेंडमेंट क्लास दिए मत बैठो यहां पे, फिर तुम पेपर में गलती करके आओगे, फिर अटेम्प्ट लगेगा, 6 महीने का टाइम आएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो बच्चा बिना अमेंडमेंट क्लास के पेपर देने जा रहा है इस बार, वो अपने पैर पे, एक होता है कुल्हाड़ी मारना, एक होता है तीखे वाली कुल्हाड़ी मारना, तुम वो मार रहे हो। रिवीजन क्लास में अमेंडमेंट उतनी डिटेल में नहीं होती, उसमें 11 लेक्चर लगे अमेंडमेंट के, यहां 11 लेक्चर में अमेंडमेंट थोड़ा लगा दूंगा, तो बिल्कुल लाइटली मत ले लेना अमेंडमेंट क्लास में, आपको बार बार कह रहा हूं जी। अब यहां पे देखो जी, अब यहां 4 लाख प्रॉफिट कमाए, तो 4 लाख उसने प्रॉफिट कमाए किससे, 4 लाख कमाए, 5 में से 2 लॉस हो गए, 3 3 और 5 8 लाख से, तो 8 लाख से कमाए, तो 5 लाख से कितने कमाए, 2.5 लाख रुपए जी। तो 2.5 लाख रुपए की क्लबिंग करनी है जी, ठीक है। अब यहां पे 2.5 लाख रुपए की क्लबिंग करनी है, और 4 लाख में से 2.5 लाख की क्लबिंग करनी है, 1.5 लाख की क्लबिंग नहीं करनी बस जी। 2.5 लाख की क्लबिंग करनी है, 1.5 लाख की क्लबिंग नहीं करनी, बस ये पर ध्यान दो। अब देख लो यहाँ पे जी, ये वही 3 और 5, यहाँ पे 4 लाख 3/8, तो अगर मैं चेक करूंगा 1.5 लाख और 2.5 लाख, इतनी यहाँ पे क्लबिंग हो जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। सर प्रैक्टिस कराएंगे टोटल इनकम की। यार एक तो ना तुम्हारे डाउट्स बहुत सारे, हो जाएगी भाई प्रैक्टिस सारी होगी ऐसे यार, जब धीरे धीरे होगी ना। आप टोटल इनकम अभी कैसे उठा लूंगा बताओ। आगे लिखो फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप मेरे को सोल्व करके बताएं फटाफट से, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करके बताएं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे आप सभी सोल्व करके बताएंगे अभी के अभी जी। ये लो पीडीएफ पूरा। सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया। अरे मेरे बच्चे एक बात मेरे को बताओ यार, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो यहां पे। अब एक बात बताओ, 5 लाख की कैपिटल थी, 5 लाख में से 3 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो 5 में से 3 लाख रुपए का लॉस हो, सॉरी 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो 5 में से 2 लाख का लॉस हो गया, कितने बचे, 3 लाख। उसकी वाइफ ने उसे 5 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए, कितने हो गए, 8 लाख। उसने 8 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, वहां से कमाए 4 लाख, तो 4 लाख कमाए 8 लाख से। तो जो उसकी वाइफ ने पैसे दिए उससे किससे कमाए, तो 5 लाख से कितने कमाए, 2.5 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट ने कहा 2.5 लाख रुपए की क्लबिंग हो जाएगी। और यही तो मैंने आपको बताया ना कि आपने टोटल कितने कमाए, कितनी इनकम पर, तो पैसे वहां पे कितने इन्वेस्ट किए, अकॉर्डिंगली वहां पे क्लबिंग कर दो, बात खत्म जी। अब एक ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो फटाफट से, जल्दी सोल्व करो। जल्दी सोल्व करो फटाफट से जी। जल्दी बोलो फटाफट से जी।
बोल दो ना जरा दिल में जो है हाँ। हमारी जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है वो 22 तारीख से स्टार्ट हो रही है जी। 22 तारीख टाइमिंग मैंने चेंज की है। 22 तारीख रात को 9 बजे होगी जी। पहले 10 बजे था ना, रात को 9 से 10 होगी। 9 से 10 मेरे चैनल पे लाइव होगी और 10 बजे वो क्लास में अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। और हर क्लास से पहले मैं बता दिया करूंगा कि आज हम किस चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं जी। तो 22 तारीख नोट कर लो, रात को 9 बजे, टाइम भी नोट कर लो, रात को 9 बजे हम मिलने वाले हैं जी। जल्दी बोलो फटाफट से, बताओ कितना आ रहा है। तो आंसर आ रहा है 1 लाख रुपए जी। आंसर यहां पे 1 लाख रुपए आ रहा है। और जो माइनर वाले केस में हाउस प्रॉपर्टी है ना, ये हाउस प्रॉपर्टी जो है, अब ये हाउस प्रॉपर्टी जो है, तो हाउस प्रॉपर्टी में जो 84,000 जो है वो क्लब होगा, याद करो सेक्शन नंबर 27 में, 27 में क्लबिंग होगा। तो क्योंकि वो डीम्ड ओनर वाला है ना भाई, माइनर वाले केस में भी सेक्शन 27 लगेगा, डीम्ड ओनर वाला सेक्शन लगेगा। और अगर 64 में क्लबिंग होगी तो 1500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जामिशन उसको नहीं मिलेगी। तो यहां पे सिर्फ क्लबिंग जो होगी वो 1000 रुपए की क्लबिंग होगी, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। डन, लॉक कर दो इसको। क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? फटाफट से बताओ जी, जल्दी बोलो फटाफट से जी। सन की एक बीस फ्रॉम रेंट एंड डॉटर, यस 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 यस। अब यहां पे आ जाओ, एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो मैं तुम्हें देने वाला हूं, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, लो सर एक बार समझा दो। अरे भाई मेरे मेरे नोनी, मेरे सोनू, एक बात मेरे को बताओ यार, आप एक बात बताओ, यहाँ पे 2 ट्विन डॉटर हैं। अब ट्विन डॉटर हैं, ठीक है, एक तो यहाँ पे आपका सन है, ठीक है, उसकी एज 16 साल की है, इनकम ट्विन डॉटर 2000 रुपये है। अब यहाँ पे ईच है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो सन है 1200, मिसिस ए ट्रांसफर, यहाँ पे उसने अब मिसिस ए ने फ्लैट दिया माइनर को, तो ये माइनर को जो फ्लैट दिया ना, ये तो सेक्शन 27 में डीम्ड ओनर बनेगा, ठीक है, जो उसकी रेंटल इनकम आ रही है। अब मेन मुद्दा यहाँ पे क्या आएगा, तो अगर आप चेक करोगे, 2 ट्विन डॉटर एज 12 साल एंड 1 सन 16 साल। अब इनकम जो है डॉटर की 2000 पर एनम है, तो ये 4000 हो गई। 1500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जम्पशन है, 3000 रुपए की, 1000 रुपए टैक्सेबल। सन वाले केस में 1200, तो 1200 की लिमिट है। अब 1200 की लिमिट है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया बस। अब उसने नॉर्मल स्कीम ली है, तो नॉर्मल स्कीम वाले केस में 1500 की लिमिट मिलती है, डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में नहीं मिलती। तो एग्जम्पशन डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में नहीं मिलती जी, एग्जम्पशन जो है वो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में नहीं मिलती। तो ये तो नॉर्मल स्कीम है, तो नॉर्मल स्कीम वाले केस के अंदर मिलेगी। तो 1500 माइनस कर दिए, ये पूरे के पूरे 1200 जोड़ गए, तो 1000 पे हो गया। और बाकी जो फ्लैट वाली इनकम है, उस केस में वो सेक्शन 27 में डीम्ड ओनर बन जाएगा। कितना डीम्ड ओनर बनेगा, जो रेंट आ रहा है उसमें 30% की डिडक्शन माइनस करने के बाद बैलेंस जो है वो टैक्सेबल है। डन, लॉक करूं? अब सुनो ध्यान से, अब एक तो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं जी, एक ये होमवर्क है क्वेश्चन पेज नंबर 3.5 पर, और मैं दोबारा बोल दूं, जिसमें डाउट्स उन्हीं बच्चों के लूंगा जिनके इस वीडियो में कमेंट आएगा कि सर इस पेज पे ये क्वेश्चन डाउट है, नहीं तो मैं किसी के डाउट नहीं लूंगा। कल तुम बाद में डाउट पूछोगे ना, वो इग्नोर करूंगा मैं, फिर चाहे तुम मुझे भला बुरा कहो। डाउट उन्हीं के होंगे जिसके इस वीडियो में कमेंट होंगे जी, ठीक है जी। तो सुनो ध्यान से, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 को पेज नंबर 3.8 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना,
इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन नंबर 13 को। इसमें तुम 100% गलती करके आओगे। और एक क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका होमवर्क है जी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका होमवर्क है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 21, ये भी आपका होमवर्क है। 21 भी आपका होमवर्क है जी। क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका होमवर्क है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 25 भी आपका होमवर्क है जी। ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं जी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये अपने घर से करके आने हैं। और अगर तुम्हें इसमें कोई भी डाउट होगा, मैं डाउट सिर्फ तभी लूंगा अगर आपने कमेंट बॉक्स में डाला होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं डाउट सिर्फ तभी लूंगा अगर आपने कमेंट बॉक्स में डाला होगा, तभी डाउट लूंगा, नहीं तो फिर मैं डाउट नहीं लूंगा। बस ये पता, फिर मत कहना कि आपने मेरे डाउट क्यों नहीं लिए, कमेंट बॉक्स में डाल देना चुप करके जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का? हाँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो आपने घर से करके आने हैं जी, ठीक है। और ध्यान रखना 22 तारीख नोट कर लो, जो जो बच्चे एडिशनल क्वेश्चन करना चाहते हैं, 22 तारीख आने वाली है बस। आई थिंक 22 तारीख को मेरे ख्याल संडे है ना, 22 तारीख को क्या है, 22 तारीख को मेरे ख्याल से संडे है शायद। तो 22 तारीख को हमारा क्या है, 22 तारीख को सैटरडे है। तो सैटरडे नाइट, ध्यान रखना, सैटरडे नाइट 9 बजे मेरे चैनल पे लाइव क्लास होगी, सारे बच्चे वहां पहुंच सकते हैं, ठीक है। आपको मैं एक दिन पहले बता दूंगा कि हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। और 10 तारीख को वो क्लास, 10 बजे वो क्लास मैं अल्टीमेट वाले चैनल पे डाल दूंगा, आप रिकॉर्डिंग भी अल्टीमेट वाले से देख सकते हैं जी। हाँ, नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा जी। इनकम टैक्स की चार्ट बुक कब तक आएगी, 22 या 23 तक, 22 या 23 को आ जाएगी इनकम टैक्स की चार्ट बुक भी, ठीक है जी। हाँ, टाइमिंग 9 से 10 होगी जी, टाइमिंग जो होगी वो 9 से 10 होगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच।